नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, उसके अंदर पहला चैप्टर और उस चैप्टर में भी अपन ने पढ़ा था मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है। मृदा, प्रश मृदा, अवमृदा, मृदा परिच्छेदिका, चट्टाने जो कि 3 होती हैं, और फिर पढ़ा था चट्टानों का अपक्षय। चट्टानों के अपक्षय कितने थे? 3, भौतिक, रासायनिक और जैविक। बच्चों आज पढ़ेंगे खनिज पदार्थ। क्या पढ़ेंगे बेटा? खनिज पदार्थ। बच्चों खनिज पदार्थ कहां से मिलते हैं? चट्टानों से। चट्टानों का जब अपक्षय होता है, चाहे भौतिक हो, चाहे रासायनिक हो, चाहे जैविक हो, वहां से क्या होता है? खनिज पदार्थ मिलते हैं, खनिज पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है बेटा, देखो खनिज पदार्थ क्या होते हैं? चट्टानों के विघटन से खनिज पदार्थों का निर्माण होता है। बिजली का कड़कना, हिमजल, तापमान, हवा, पानी, ये भौतिक कारक है। जैविक कारक के अंदर मनुष्य और जानवर, पौधों के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा, और अगर रासायनिक कारकों की बात करें, जल अपघटन, जल योजन, विलयन, अपचयन, ऑक्सीकरण, कार्बोनीकरण, ये कारक हैं जिनके द्वारा चट्टानों का अपक्षय होता है। और चट्टानों के अपक्षय के कारण खनिजों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बेटा? खनिजों का निर्माण होता है। देखिए, निश्चित संगठन के ऐसे रासायनिक यौगिकों को जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनते हो। खनिज पदार्थ क्या होते हैं? जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनते हो। एक तरह से अपन बोल सकते हैं यौगिक जिनका अनुपात क्या होता है? निश्चित होता है। निश्चित संगठन के ऐसे रासायनिक यौगिकों को जो या 2 या 2 से अधिक तत्वों से क्या हो? मिलकर बनते हो। बात करते हैं अगली। खनिज पदार्थों के गुण कौन कौन से हैं? ये विभिन्न रंग के होते हैं, विशेष प्रकार की चमक होती है, इनका विशेष आकार होता है जिन्हें कहा जाता है रवा। ये कठोर होते हैं जैसे हीरा, पारदर्शी होते हैं, कुछ अल्प पारदर्शी होते हैं, और कुछ क्या होते हैं? अपारदर्शी होते हैं। खनिज पदार्थ जो होते हैं पारदर्शी होते हैं, अपारदर्शी होते हैं, अल्प पारदर्शी होते हैं। ठीक बेटा। खनिज पदार्थों के वर्गीकरण की अगर बात की जाए तो पहला आता है बेटा उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। बेटा यहां पे एक शब्द आया है उत्पत्ति, तो थोड़ा सा अपन पीछे वाली क्लास में जाएंगे। इस लेक्चर से पहले वाले जो लेक्चर हैं वो मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है बेटा, जहां कोई प्रॉब्लम हो आराम से कमेंट करके पूछ सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है बेटा। तो अपन ने ये देखा था कि चट्टाने जो थी, चट्टाने एक ठोस पिंड थी, और ठोस पिंड को चट्टाने बोलते हैं। और चट्टाने 3 प्रकार की थी, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। आग्नेय लावा से बनती है, 2 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, उत्पत्ति के आधार पर और रासायनिक संगठन के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार की थी, बाह्य और आंतरिक, और रासायनिक संगठन के आधार पर 3 प्रकार की थी, जो कि मैंने बोला था इंपोर्टेंट है, 2025 में बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक बेटा। उत्पत्ति के आधार पर पहला क्या है बेटा? प्राथमिक खनिज। क्या है बेटा? पहला प्राथमिक खनिज। पहला क्या है? प्राथमिक खनिज। प्राथमिक खनिज किससे होता है निर्माण? चट्टानों से होता है। कब? जब द्रव पिघलेगा, और पिघलने के बाद वो क्या हो जाएगा? जम जाएगा। पिघलने के बाद क्या हो जाएगा? वो जम जाएगा। इसे कौन से खनिज कहते हैं? प्राथमिक खनिज कहा जाता है। बेटा याद रखना, प्राथमिक चट्टाने किसे कहा जाता है? आग्नेय चट्टानों को कहा जाता है। प्राथमिक खनिज किसे कहा जाता है? प्राथमिक खनिज किसे कहा जाता है? जो अपन ने फर्स्ट लिया है ना, जो ठोस अवस्था में जम जाते हैं, जो ठोस अवस्था में जम जाते हैं, मतलब द्रव जो है पिघलने के बाद वो जम जाता है, वो कौन से खनिज है? प्राथमिक खनिज है।
इन्हें आवश्यक खनिज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवश्यक खनिज। तो ध्यान रखना, आवश्यक खनिज ही प्राथमिक खनिज है। और वो कौन कौन से हैं? क्वार्ट्ज, ऑर्थोक्लेज, मस्कोवाइट, बायोटाइट, हॉर्नब्लेड, ओगाइट, ओलिवाइन, माइका, फेल्सपार, चूना पत्थर, मैग्नीसाइट। ये इसके एग्जाम्पल है। सेकंड आता है इसके अंदर द्वितीयक खनिज। द्वितीय खनिज का निर्माण किससे होता है? प्राथमिक खनिजों से होता है। द्वितीय खनिज का निर्माण किससे होता है बेटा? प्राथमिक खनिजों से होता है। किससे होता है? प्राथमिक खनिजों से होता है। और ध्यान रखना, इनका आकार कितना होता है? 2 म्यू से कम होता है। 2 म्यू से क्या होता है? कम होता है। 2 म्यू से कम होता है। लेकिन प्राथमिक खनिजों का आकार 2 म्यू से ज्यादा होता है। 2 म्यू से ज्यादा होता है। एग्जाम्पल कौन कौन से? केउलनाइट, इलाइट, माउंट मोरिलोनाइट और जियोलाइट। ये इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हेडिंग आती है रासायनिक संगठन के आधार पर। रासायनिक संगठन के आधार पर कौन कौन से? पहला तत्व हीरा, गंधक, ऑक्साइड, क्वार्ट्ज। कार्बोनेट वर्ग के अंदर कौन कौन से आते हैं? डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, साइडेसाइट। फेल्सपार वर्ग के अंदर कौन आते हैं? इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? ऑर्थोक्लेज, और दूसरा कौन सा है? प्लेजियोक्लेज। तो जो फेल्सपार वर्ग के अंदर जो ऑर्थोक्लेज आता है वो कौन सी चट्टानों से? अम्लीय चट्टानों से। कौन सी चट्टानों से? अम्लीय चट्टानों से। याद कीजिए, आग्नेय चट्टानें पढ़ाई थी, और आग्नेय चट्टानों के अंदर मैंने बोला था ग्रेनाइट चट्टानें जो होती है वो कौन सी है? अम्लीय चट्टानें। और जो बेसाल्ट चट्टानें हैं वो कौन सी है? क्षारीय चट्टानें। आग्नेय चट्टान के 2 एग्जाम्पल बताए थे मैंने आप लोगों को, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। जबकि अवसादी चट्टानों के 2 एग्जाम्पल थे। कौन कौन से? चूना पत्थर, बालू पत्थर। और रूपांतरित चट्टानों के 2 एग्जाम्पल थे बेटा, शिस्ट और संगमरमर। शिस्ट और संगमरमर। ठीक है बेटा, देखो ऑर्थोक्लेज फेल्सपार के जल विश्लेषण से क्ले खनिजों का निर्माण होता है। कौन से खनिजों का निर्माण होता है? क्ले खनिजों का निर्माण होता है। अगला प्लेजियो, कैल्शियम फेल्सपार, सोडियम फेल्सपार, सोडा लाइम फेल्सपार, ये होते हैं बेटा इसके अंदर। ठीक है, तो रासायनिक संगठन के आधार पर कितने हो गए? 4। पांचवा आता है इसके अंदर माइका वर्ग। कौन सा वर्ग? माइका वर्ग। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है। हाइड्रोजन एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट होते हैं, 2 होते हैं, मस्कोवाइट, बायोटाइट। क्या होता है? मस्कोवाइट, बायोटाइट। मस्कोवाइट, बायोटाइट। मस्कोवाइट, बायोटाइट। कौन कौन से? मस्कोवाइट में इसको सफेद माइका बोलते हैं, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन के सिलिकेट, इसको काली माइका बोलते हैं, एल्यूमिनियम सिलिकेट। ठीक बेटा, आगे बढ़े। देखो कितने हो गए? 5। 6वें पे चलते हैं। एपेटाइट वर्ग। कौन सा बेटा? एपेटाइट वर्ग। इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय कैल्शियम फॉस्फेट बोलते हैं। क्रिस्टलीय कैल्शियम फॉस्फेट। क्रिस्टलीय कैल्शियम फॉस्फेट। फॉस्फेट। अगला आता है हॉर्नब्लेड वर्ग, जिसके अंदर एल्यूमिनियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, मैग्नीशियम सिलिकेट और आयरन सिलिकेट आते हैं। ठीक बेटा, तो ये अपन ने क्या पढ़ा? खनिजों का वर्गीकरण 2 प्रकार, एक तो उत्पत्ति के आधार पर और एक रासायनिक संगठन के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के थे और रासायनिक संगठन के आधार पर 7 प्रकार के थे। ठीक बेटा, आगे बढ़े। देखिए अगली हेडिंग आती है मृदा निर्माण। क्या बेटा? मृदा का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। देखिए बेटा, अपन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना वो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। और जब आप लोग मेहनत करोगे ना इस चैप्टर के लिए, जब आप लोग इस चैप्टर के लिए मेहनत करोगे, आप इसको पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा। इसके लिए मैं आप लोगों को एक दोहा सुनाना चाहता हूं। तो बेटा, समा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, समा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विसरहित विनित सरल हो। जब तक आप लोगों के पास पढ़ने की सामग्री नहीं होगी तब तक आप लोग कैसे पढ़ोगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग नोट्स को लिखिए और नोट्स को लिखने के बाद में उसको याद करिए, जो प्रॉब्लम है वो पूछिए। ठीक है बेटा, आगे देखिए।
तो मृदा निर्माण किस प्रकार होता है? मृदा निर्माण किस प्रकार होता है? मृदा निर्माण, पहली बात तो याद करो कि मृदा रसायन का जनक कौन था? मृदा रसायन का जनक था डोकुचेव। कौन था बेटा? डोकुचेव। इसी ने, डोकुचेव ने मृदा रसायन, मृदा निर्माण के बारे में बताया। बात करते हैं कि मृदा निर्माण, मृदा रसायन जो होती है उसके अंतर्गत कौन कौन सी शाखा आती है? तो पोडोलॉजी, और पोडोलॉजी के बाद अपन पढ़ते हैं प्रस्थ मृदा और अवमृदा। प्रस्थ मृदा इंपोर्टेंट है, उपजाऊ है। फिर आपने पढ़ा था मृदा परिच्छेदिका, जिसके अंदर 5 ओ सहस्त्र आते हैं, ओ ए बी सी आर। फिर पढ़ी थी अपन ने चट्टाने, फिर चट्टानों का अपक्षय, फिर खनिज, और अब आ गया आप लोगों के पास मृदा का निर्माण। और मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है? देखिए, चट्टानों का भौतिक, रासायनिक तथा जैविक शक्तियों द्वारा मृदा रूप में बदलना। जब तक चट्टाने के ऊपर दाब नहीं पड़ेगा, भौतिक परिवर्तन नहीं होगा, रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, तब तक मृदा का निर्माण नहीं होगा। तो अगर अपन बात करें कि मृदा का निर्माण किससे होता है? चट्टानों के अपक्षय से होता है। किससे होता है बेटा? चट्टानों के अपक्षय से होता है। मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे पेडोजेनिक प्रक्रिया कहते हैं। मृदा निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पेडोजेनिक प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडोजेनिक प्रक्रिया कहते हैं। और इस पेडोजेनिक प्रक्रिया के अंतर्गत 2 प्रक्रिया आती है, एक तो आती है प्राथमिक और एक आती है विशिष्ट। बेटा प्राथमिक 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 3 बार आ चुका है। प्राथमिक चट्टाने किसे कहते हैं? आग्नेय चट्टानों को कहते हैं। प्राथमिक खनिज किसे कहते हैं? आवश्यक खनिज को कहते हैं। मृदा निर्माण की प्रक्रिया कितनी है? 2, प्राथमिक और गौण। इन दोनों को क्या कहते हैं? पेडोजेनिक प्रक्रिया। प्राथमिक प्रक्रिया जो होती है जिसके अंदर संस्तर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? संस्तर का। लेकिन जो विशिष्ट प्रक्रिया होती है इसके अंदर मृदा परिच्छेदिका का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? मृदा परिच्छेदिका का निर्माण होता है। किसके अंदर? गौण के अंदर। मृदा निर्माण की कितनी प्रक्रिया है? 2। सम्मिलित रूप में क्या बोलते हैं? पेडोजेनिक प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक बेटा, आगे बढ़े। देखो, पहला आता बेटा होमिफिकेशन। क्या है? होमिफिकेशन। होमिफिकेशन क्या होता है? हुमस। हुमस, हुमस का मतलब कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ वो जो उपजाऊ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? उपजाऊ होते हैं। जो मृदा की ऊपरी परत होती है वहां पर पत्तियां होती हैं, सड़े गले जीव जंतु होते हैं, उनका क्या होता है? विच्छेदन होता है। और विच्छेदन होने के बाद नई हुमस बनती है। इसी को होमिफिकेशन बोलते हैं। मृदा कार्बनिक पदार्थों का स्रोत इसकी ऊपरी सतह पर एकत्रित पत्तियां, पौधों, अन्य भाग वह मृतक जंतु हैं। इनका क्या होता है? विच्छेदन। और विच्छेदन होने पर नए कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है। इनका विच्छेदन होता है और विच्छेदन होने पर नए कार्बनिक पदार्थ बनते हैं। इसी प्रक्रिया को होमिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? होमिफिकेशन कहते हैं। कौन से स्तर में? ओ स्तर में। मृदा परिच्छेदिका के कितने सहस्त्र हैं? 5। इसमें पहला कौन सा है? ओ। ओ के कितने भाग है? 2, O1 और O2। दूसरा आता है इसके अंदर निक्सालन। निक्सालन का मतलब होता है कि जो ऊपरी स्तर है, ऊपरी स्तर पर जो उपजाऊ पदार्थ है वो अंतःस्रावित होकर कहां चले जाते हैं? नीचे चले जाते हैं। निक्सालन का मतलब होता है ऊपर से नीचे जाना। ऊपर से नीचे जाना। तो ऊपरी सतहों के अवयवों का अंतःस्राव द्वारा निचली सतहों में आने की क्रिया को क्या कहते हैं? निक्सालन कहते हैं। इसको कौन सा संस्तर बोलते हैं? निक्साली संस्तर बोलते हैं। आर्द्र जलवायु वाले स्थानों में सिलिका निक्सालित होकर कहां चली जाती है? निम्न संस्तरों में निक्सालित हो जाती है। अगला, तीसरा, निक्षेपण। निक्षेपण का मतलब होता है कि जो मुख्य अवयव है वह अंतःस्राव द्वारा नीचे चले जाते हैं और नीचे जाने के बाद जम जाते हैं। नीचे जाना निक्सालन, नीचे जाके जम जाना निक्षेपण। तो देखो, कार्बनिक अकार्बनिक अवयवों का निचले संस्तरों में पहुंचकर क्या होना? जमा होना। कौन सा स्तर बोलते हैं? निक्षेपण संस्तर। इस प्रक्रिया में क्ले, एल्यूमिनियम, आयरन इत्यादि बी संस्तर में एकत्रित हो जाते हैं। नेक्स्ट,
पोर्टजोलीकरण क्या है बेटा? पोर्टजोलीकरण। इसका मतलब सेस एक्टिव ऑक्साइड का मतलब होता है आयरन ऑक्साइड। क्या होता है बेटा? आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड। इस प्रक्रम में हुमस तथा सेस्क्यू ऑक्साइड ऊपरी सह स्तरों से बहकर कहां चले जाते हैं? निचले सह स्तर में चले जाते हैं। हुमस बहकर कहां चली जाती है? नीचे चली जाती है। कौन से प्रदेशों में? ठंडे और नम प्रदेशों में होता है। कौन से प्रदेशों में होता है? ठंडे और नम प्रदेशों में। ये राजस्थान में नहीं होता है। पांचों पॉइंट। लेटराइजेशन क्या बेटा? लेटराइजेशन, लेटराइजेशन। इस प्रक्रम में आयरन, एल्यूमिनियम ऊपरी सह स्तरों में रहते हैं तथा सिलिका कौन से सह स्तरों में चली जाती है? निचले सह स्तरों में। ऊपर कौन रहता है? आयरन, एल्यूमिनियम। नीचे कौन चला जाता है? सिलिका। इसको क्या बोलते हैं? लेटराइजेशन। इसमें बढ़ने वाली मृदा कौन सी है? अम्लीय। कौन से प्रदेशों में? उष्ण तथा अर्ध उष्ण प्रदेशों में पाई जाती है। ये वहां होता है जहां पर तापमान क्या आता है? ज्यादा, और वर्षा क्या होती है? भारी। भारी वर्षा होती रहती है। अगला पॉइंट आता है कैल्सीकरण। क्या बेटा? कैल्सीकरण। कैल्सीकरण का मतलब क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट के संचलन तथा अवक्षेपण की प्रक्रिया। कौन सी सह स्तर में? ऊपरी सह स्तर में। कैल्शियम कार्बोनेट का संचलन। अगला आता है डीकैल्सीकरण। क्या बेटा? डीकैल्सीकरण। अभी क्या बोला? कैल्सीकरण के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का संचलन, लेकिन डीकैल्सीकरण का मतलब क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षालन। कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षालन, इसको क्या बोलते हैं? डीकैल्सीकरण कहते हैं। कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है? आर्द्र क्षेत्रों में पाया जाता है। कौन से क्षेत्रों में? आर्द्र क्षेत्रों में पाया जाता है। फिर आता है लवणीकरण। क्या है बेटा? लवणीकरण। लवणीकरण में याद करो, मैंने बताया था सोडियम, NaCl, रॉक सॉल्ट। इस प्रक्रम में मृदा के ऊपरी सह स्तर अथवा पृष्ठ सह स्तर में घुलनशील लवण, विशेष रूप से सोडियम के क्लोराइड और सल्फेट एकत्रित हो जाते हैं, और एकत्रित होने के बाद कौन सी परत बना लेते हैं? सफेद परत बना लेते हैं। कौन सी परत? सफेद परत। ये मृदा में जल स्तर का ऊंचा होना, जल निकास का उपयुक्त न होना, सिंचाई जल में घुलनशील लवण की अधिकता होना के कारण होते हैं। आप देखा करो, जब खेत के अंदर बुआई करते हैं, पानी की सप्लाई करते हैं, तो सप्लाई करने के बाद में वहां पर सफेद परतें जम जाती है। वो क्या है? लवण है। उस प्रक्रिया को बोलते हैं लवणीकरण। क्या बोलते हैं बेटा? लवणीकरण। इसी कारण कौन सी मृदा बनती है? लवणीय मृदा बनती है। कौन सी मृदा बनती है बेटा? लवणीय मृदा बनती है। लास्ट इसका आता है पेडोटर्बेशन। पेडोटर्बेशन का मतलब होता है जो संस्तर थे ना, OABCR, ये वापिस मिश्रित हो जाते हैं। वापिस मिश्रित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पेडोटर्बेशन। तो ये मृदा निर्माण की प्रक्रिया थी। मृदा निर्माण की प्रक्रिया मुख्यतः कितनी है? दो, प्राथमिक और गौण। दोनों को क्या बोलते हैं? पेडोजेनिक प्रक्रिया। कौन कौन सी है? होमिफिकेशन, कैल्सीकरण, डीकैल्सीकरण, पेडोटर्बेशन, पोर्टजोलीकरण, लवणीकरण, टर्बेशन, पेडोटर्बेशन। ठीक है बेटा, ये एग्जांपल है इसके। अगला आता है बेटा कि मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? याद कीजिए, मैंने बोला था साइंटिस्ट डोकुचेव, जिसको मृदा रसायन का जनक कहा जाता है, इसने मृदा निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक जो है वो 3 कारक बताए थे। कौन कौन से कारक बताए? पैतृक पदार्थ, जलवायु और जीवमंडल। लेकिन साइंटिस्ट आया था जेनी 1941 में, इन्होंने क्या करा, ये जो कारक है ना प्रभावित करने वाले, इसके बीच में एक संबंध स्थापित कर दिया। और संबंध क्या था? S बराबर F Cl BrPt। S का मतलब सोइल, मृदा, F का मतलब कार्य, Cl का मतलब जलवायु क्लाइमेट, B का मतलब बायोस्फीयर जलमंडल, R का मतलब स्थलाकृति, और P का मतलब पैतृक पदार्थ। फिर जेनी के बाद आया था बेटा जोफे। क्या आया था? जोफे।
पहला आया था डोकुचेव, डोकुचेव ने कितने बोले? 3। फिर आया था जेनी, जेनी ने एक संबंध स्थापित कर दिया। फिर आया था जोफे, क्या आया था बेटा? जोफे। जोफे ने बोला कि 2 कारक होते हैं, सक्रिय कारक और निष्क्रिय कारक। क्या होता है बेटा? सक्रिय कारक और निष्क्रिय कारक। सक्रिय कारक और निष्क्रिय कारक। सक्रिय कारक ऊर्जा प्रदान करता है, जो द्रव्यमान पर मृदा निर्माण का कार्य करता है। जलवायु और जीवमंडल, जय जय याद रखना, जय 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 जय। जलवायु और जीवमंडल। निष्क्रिय कारक कौन कौन से हैं? वे कारक जो मृदा निर्माण कार्य, द्रव्यमान के स्रोत और उसको प्रभावित करने वाले कारकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये निष्क्रिय कारक हैं। कौन कौन से? स्थलाकृति, पैतृक पदार्थ और समय। स्थलाकृति, पैतृक पदार्थ और समय। तो देखो चार्ट के रूप में देख लेते हैं। मृदा निर्माण के कारक को प्रभावित करने वाले कारक डोकुचेव ने 3 बताए थे, जेनी ने संबंध स्थापित कर दिया था, जोफे ने 2 बताए, सक्रिय और निष्क्रिय। और सक्रिय की मैंने आपको ट्रिक क्या बताई? जे जे याद रखना, जलवायु जैवमंडल, जलवायु जैवमंडल, जलवायु जैवमंडल। और इसके कितने? 3, पैतृक पदार्थ, स्थलाकृति और समय। ठीक बेटा, तो ये आपका पहला चैप्टर जो क्या हो गया? खत्म, पूरा खत्म हो गया। एक बार वापस इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है मैं आपको सुना देता हूँ, सुन लीजिए, कान को खोल लीजिए, कान के अंदर कुछ है तो उसको निकाल लीजिए और पूरा सुन लीजिए। पहला में अपन ने पढ़ा था क्या? प्रश्न मृदा, अवमृदा, मृदा परिच्छेदिका। फिर अपन ने पढ़ी थी चट्टाने, चट्टाने कौन कौन सी हैं, उनका वर्गीकरण, कौन कौन सी चट्टाने इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद पढ़ा था चट्टानों का अपक्षय, और चट्टानों के अपक्षय के बाद पढ़ा था खनिज। फिर पढ़ा था खनिजों का वर्गीकरण। फिर अपन ने पढ़ा था मृदा निर्माण की प्रक्रिया कौन कौन सी होती है। और फिर पढ़ा था मृदा निर्माण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, डोकुचेव, जेनी और जोफे। ठीक बेटा, थैंक यू, धन्यवाद।